हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। परमाणु परमाणु बम परमाणु में हम आगे बढ़ गए हैं और अब हमने एक्चुअली अपनी पहली क्लासों में जो है परमाणु की खोज कब हुई, किस किस वैज्ञानिक ने क्या किया, उनके काम थोड़े थोड़े उसके बारे में बताया। और एक गाइगर, मार्सडन और रदरफोर्ड जो है, इनके जो परमाणु मॉडल थे, अल्फा कणों का प्रकीर्णन जो था सोने की पतली पन्नी पर, ये सब बातें हुई। अब बात यहाँ आएगी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्लासिकी परमाणु मॉडल, ठीक। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ परीक्षा में क्या होता है, देखो दो चीज़ें हैं। एक है, ध्यान देंगे इस बात पे, बहुत ही बढ़िया बात है ये, रदरफोर्ड, और एक है बोर। बोहर कह देते हैं इसको, बोर या बोहर बोल देंगे, ठीक। तो परीक्षा में जो परमाणु मॉडल होता है, पूरा का पूरा परमाणु मॉडल जो होता है, वो रदरफोर्ड और बोहर को मिलाकर बनता है। ध्यान रहेगा, जो परमाणु मॉडल है पूरा का पूरा जो हम पढ़ रहे हैं, वो रदरफोर्ड और बोहर को मिलाकर बनता है, ठीक। तो परीक्षा में अगर बोहर परमाणु मॉडल की बात आती है, अगर परीक्षा में बोहर परमाणु मॉडल की बात आती है, तो बोहर के तीन पोस्टुलेट, तीन अभिग्रहित, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों इसको, अंग्रेजी में होता है पोस्टुलेट, ये लिखने होते हैं, ठीक। और इनमें क्या क्या होता है वो पूरी जानकारी हमें दो दो लाइनों में देनी होती है। ये बोहर के परमाणु मॉडल की बात है। अगर परमाणु मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मांगी जाती है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली जो सवाल है वो लफड़ा करता है बहुत, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि सवाल कुछ और है और उत्तर कुछ और लिख देते हैं। इसका मॉडल उसमें, उसका मॉडल उसके, इसकी टॉपी उसके सर पे, उसकी टॉपी इसके सर पे है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, देखो इलेक्ट्रॉन में क्या क्या है, देखो देखो यहाँ पहले पक्का कर लें। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एक, ठीक, किसके हिसाब से निकलती है ये, इलेक्ट्रॉन की कक्षा के हिसाब से या त्रिज्या के हिसाब से, दो तरीकों से निकलती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगर रदरफोर्ड के हिसाब से निकाली जाए, रदरफोर्ड के हिसाब से निकाली जाए, देखो पक्का है ना, रदरफोर्ड के हिसाब से, तो ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या के पदों में निकलती है, कक्षा की त्रिज्या, ठीक। कक्षा की जो संख्या होती है उसके पदों में नहीं निकलती, ये वाली जो चीज़ होती है, ठीक। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की किसी कक्षा में ऊर्जा बताइए, तो कक्षा की त्रिज्या के पदों में निकलती है। यही चीज़ अगर यहाँ से निकाली जाए, बोर के पोस्टुलेट से यही चीज़ निकाली जाए, ठीक, यही ऊर्जा निकाली जाए, तो ये कक्षा के नंबर के, कक्षा की संख्या के पदों में निकलती है, कक्षा की संख्या, ठीक ठीक, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। तो कुल मिला के अगर बोहर के परमाणु मॉडल में इस चीज़ को ले लिया जाए, कक्षा की संख्या के पदों में ऊर्जा निकाली जाए, तो यहाँ पर परमाणु मॉडल पूरा हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर ये ऊर्जा कक्षा की संख्या के पदों में निकाली जाए तो ये पूरा परमाणु मॉडल हो जाता है। अगर बोहर के परमाणु, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड की बात कर रहा हूँ, अगर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ऊर्जा निकाली जाए तो सवाल में ये पढ़ के देखना पड़ेगा कि भाई रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से, क्लासिकी जो होता है परमाणु का क्लासिकी मॉडल, उसके हिसाब से अगर हम ऊर्जा निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की, या इलेक्ट्रॉन की कक्षा का अध्ययन करते हैं, तो उसमें कक्षा की संख्या का कोई मतलब नहीं है, कक्षा की संख्या उसमें कुछ नहीं है। कक्षा की संख्या आएगी बोहर के मॉडल में, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कक्षा की संख्या के पदों में अगर आएगी तो पक्का होगा, याद हो जाएगा
किसका मॉडल हो जाएगा, बोहर का। और अगर रदरफोर्ड का मॉडल होगा, क्लासिकी मॉडल होगा, तो उसमें कक्षा की संख्या नहीं आएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रदरफोर्ड से शुरू करेंगे, बोहर के दूसरे अभिग्रहित को लेकर इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे। बोहर का पहला अभिग्रहित, दूसरा अभिग्रहित, तीसरा अभिग्रहित, तीनों नियम जो हैं बोहर के, तीनों नियम कह लेते हैं या पोस्टुलेट कह लेते हैं, तीनों पर बात करेंगे। ठीक, तो सवाल में क्या होता है कि सवाल में ही ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इसके उत्तर में दरअसल हम क्या लिखें। ठीक, तो सवाल के उत्तर में सवाल को ध्यान से पढ़ के लिखना होता है कि भाई बोहर के अभिग्रहित मांग रहा है, या बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मांग रहा है कक्षा में, या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मांग रहा है, ठीक है, किसी कक्षा की त्रिज्या के पदों में। तीन बातें अलग अलग हो गई है। ठीक, खैर अब तीनों बातों को अलग अलग पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम लेंगे रदरफोर्ड का जो पुराना मॉडल है, क्लासिकी मॉडल है, हम उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात करेंगे। उसके बाद हम उसमें फिर बोहर को सम्मिलित कर देंगे, फिर बोहर के हिसाब से करेंगे, फिर पूरा निकाल देंगे फाइनल। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। चलिए आ गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक, तो लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन कक्षा। देखो ये टाइटल है हमारा, और पहले किसे लेंगे, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार। हो गया, बात सीधी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है, यह माना गया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा संतुलन में रहता है। ठीक, स्थिर वैद्युत बल है ना, या वैद्युत बल लिख दो, खाली लो वैद्युत बल लिख दो। वैद्युत बल अभिकेंद्री, देखो बहुत बढ़िया बात आ गई, अभिकेंद्री, ये बात याद हो गई ना तो पूरा डेरिवेशन याद हो जाएगा। अभिकेंद्री बल से संतुलित रहता है। ठीक, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m कक्षा की त्रिज्या r और आवेश E, ठीक, ये मान लिया जाए। ठीक, तथा नाभिक में धनात्मक आवेश, ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोटॉन के कारण। किसके कारण होता है नाभिक में धनात्मक आवेश, प्रोटॉन के कारण होता है।
ये होता है Ze, जहाँ Z परमाणु क्रमांक है। ठीक, ये देखो ये बातें आ गई सारी। इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है कक्षा की, तो क्या करें? ये तो हो गई सीधी सीधी बातें जो हमें जानकारी में होनी चाहिए थ्योरी में। ठीक, अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो वीडियो के बराबर में अपना दबा के अपना नोट डाउनलोड करो। ठीक, और अगर नहीं पढ़ना चाहते, उसको नहीं लेते, इसे छाप लो। ठीक, क्योंकि नोट्स बनाने में कोई बुराई नहीं है, नोट बनाते रहो, अपना कॉपी में लिखते रहो, पढ़ते रहो। ठीक, या फिर पहले वीडियो में पढ़ लो, नोट्स जो है बाद में साइड में लगा होता है उसे पढ़ लेना। ठीक, बात सिंपल है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, दोनों तरीके हैं, क्योंकि देखो जब पढ़ रहे हो तब ये तो बात क्लियर है कि भाई पढ़ते समय ये बात तो क्लियर है कि समय तो लगेगा, पढ़ रहे हैं तो वीडियो के साथ साथ तो चल रहे हैं, लेकिन अच्छा तरीका है कॉपी रखो हाथ में और लिख लो इसको। ठीक, चलिए अब हम एक छोटा सा चित्र बनाते हैं परमाणु को लेकर के। देखिए ये बना दिया मैंने नाभिक, ये है मान लीजिए नाभिक। इस नाभिक में मैं Ze पॉजिटिव चार्ज रखूँगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन है, प्रोटॉन के कारण ये Ze पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वह किसी कक्षा में घूम रहा है, तो बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की कक्षा अगर बनाई जाए तो इसके नाभिक के बिल्कुल केंद्र से r त्रिज्या पे यहाँ इलेक्ट्रॉन को घुमा दिया। ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ऐसे, और ये त्रिज्या जो है नाभिक में हमने इसको ऐसे बना दिया। देखो नाभिक के चारों तरफ ये कक्षा बना दी हमने, कोई भी कक्षा ऐसे, और एक कक्षा की जो त्रिज्या है उसको हमने r बना दिया। देखो ऐसे r, ये बना दिया, और कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल को v बना दिया। ठीक, यदि v कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल है तो, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर लगा बल क्या है? शून्य है। इलेक्ट्रॉन पे लगा बल क्या है? शून्य है। तो इलेक्ट्रॉन पे लगा बल जो है इस तरफ को कौन सा बल होता है? अभिकेंद्री बल होता है, और इसी तरफ को कौन सा बल है? आकर्षण बल है, विद्युत आकर्षण बल। देखो ये कैसा आवेश है? ऋणात्मक, नेगेटिव आवेश है, और यहाँ कैसा आवेश है? धनात्मक। परमाणु क्रमांक यानी कितने प्रोटॉन का आवेश है। हाइड्रोजन में ये नंबर 1 होता है। ठीक है, अब इसके बाद तो बल संतुलन में कर देते हैं। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze और E बराबर कर देते हैं mv, इसके नीचे एक r लगेगा, और इसके नीचे तुम जानते हो कूलाम के नियम से r² लगेगा। ठीक, तो ये बल संतुलन में आ गए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पर कुल बल नहीं है, परिणामी बल शून्य है, तो वह अपनी कक्षा में घूमता रहेगा। ठीक, अब यहाँ से एक r को तुम काट सकते हो, ये काट दिया। देखो तो mv² ये आ गया Ze² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक, यहाँ से तुम्हें एक चीज़ प्राप्त हो सकती है, गतिज ऊर्जा। ठीक, तो इससे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को तुम लिखते हो k। ठीक, नीचे लिख देते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखो गतिज ऊर्जा यहाँ लिख देते हैं k, कितनी आ गई? Ze² बटे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्यों? क्योंकि देखिए ये mv² है, और गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv², यानी 2 से भाग कर दूँ इसको तो नीचे क्या बनेगा? 8 लगा दिया। देखो ठीक, तो ये गतिज ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन की ये आ गई है। अब ये गतिज ऊर्जा किन किन बातों पर निर्भर करती है? देखो यहाँ एक सवाल पैदा होगा और उस सवाल को हमें समझना है। ठीक, ये गतिज ऊर्जा किन किन बातों पर निर्भर करती है? कह रहा है जी जेड पर निर्भर करती है।
यानी किस तत्व का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किस तत्व के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। मान लो हाइड्रोजन वाला है तो क्या लगेगा, Z 1 लगेगा, हीलियम वाला है 2 लगेगा, लिथियम वाला है 3 लगेगा। ठीक, तो उस तरीके से Z का मान यहाँ पे लगेगा। ठीक, इसके बाद किस पे निर्भर करता है, त्रिज्या पे, कक्षा की त्रिज्या किसकी कितनी है। अब किसी कक्षा की त्रिज्या बड़ी है, बड़ा है नाभिक ना, क्या नाम, परमाणु बड़ा है, तो हम जानते हैं कि एक ही हमारे पास क्या होता है भाई, आवर्त सारणी में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है समूह, और समूह मतलब ग्रुप होता है, एक होता है पीरियड, आवर्त जो होते हैं। ठीक, पीरियड में जाने पर परमाणु छोटे होते हैं, पीरियड में जाने पर परमाणु, क्योंकि एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो परमाणु का आकार छोटा होता है। ग्रुप में जाने पर बढ़ता है, तो किसी पीरियड में जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या घटती है और आवेश बढ़ता है। आवेश बढ़ने से ही इस कारण क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब हम देख रहे हैं कि भाई त्रिज्या घट रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो इस तरह की जो जानकारी है वो हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम इस चीज़ को जोड़ सकें किसी भी कॉन्सेप्ट से। तो खैर बात स्पष्ट हुई कि गतिज ऊर्जा परमाणु क्रमांक से बढ़ती है, त्रिज्या घटाने पर बढ़ती है। यानी कोई इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के ज़्यादा पास घूम रहा होगा तो उसके पास ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी। ये बात यहाँ से स्पष्ट हो रही है। देखो बाकी सवाल आएंगे आगे, सवालों में लगाएंगे इन चीज़ों को फिर हम। ठीक, चलिए अब ये हो गई गतिज ऊर्जा, अब आएगी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसे कहते हैं हम U। ठीक, क्या फार्मूला होता है U का, इसका होता है फार्मूला 1/4 पाई Q1 Q2/R, ये फार्मूला होता है। देखो इसका, 2 आवेशों के बीच की दूरी जो है वो R होती है, 2 आवेश होते हैं, तो ये फार्मूला होता है के अनुसार। अब इसके अनुसार बना लें स्थितिज ऊर्जा, तो कितनी बन गई बताओ, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, तो माइनस में बनेगी ये। क्यों, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा में आवेश का निशान लगता है, स्थितिज ऊर्जा में आवेश का चिन्ह लगता है। तो ये आ गई -ZE, ये वाला आवेश हो गया, और ये हो गया E। ठीक, क्योंकि ये आवेश कैसा है इलेक्ट्रॉन पर, ये माइनस का आवेश है। एक आवेश माइनस में है, एक आवेश प्लस में है, तो दोनों की गुणा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक, नीचे 4πε0R हो गया। ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा परिमाण में गतिज ऊर्जा की 2 गुनी है, लेकिन माइनस में है। ये बात समझ में आ रही होगी। देखो कितनी है स्थितिज ऊर्जा, Z² 8πε0²। स्थितिज ऊर्जा कितनी है, -ZE² यानी माइनस में है, और नीचे क्या है इसमें 4 है, तो डबल है। इसका मतलब हो गया, यहाँ एक बिल्कुल मोटी मोटी सी बात आ जाएगी हमारी पकड़ में। यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, देखो स्थितिज ऊर्जा बराबर -2 गतिज ऊर्जा। ये रहा, देखो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा की 2 गुना है और माइनस में है। ये बात कन्फर्म हो गई। बड़े सवाल बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, इस पर बता देगा भाई इतनी गतिज ऊर्जा, बताओ कितनी स्थितिज ऊर्जा है, तो क्या करेंगे, उसको 2 गुना करेंगे और माइनस लगा देंगे उस पर। ठीक, खैर प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा, सवाल कराऊंगा इस बात पे। अभी तो याद कर लो, ठीक, समझ लो, याद कर लो। ठीक, अब कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E जो है वो कितनी आ रही है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो कितनी बनेगी, ये बनेगी माइनस में इतनी। देखो ये है माइनस में, नीचे 4 है, ये माइनस में नीचे, ये प्लस में नीचे 8 है। जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 8 बचेगी। जोड़ के देख लो दोनों को, -ZE², दोनों को जोड़ के देख लो। ठीक, 8πε0R। ठीक, ये हो गई कुल ऊर्जा। देखो ये कुल ऊर्जा हो गई। ठीक, यहाँ से एक बात और आ गई कि ये जो चीज़ है, ये जो कुल ऊर्जा है, देखो
ये प्लस में गतिज ऊर्जा है, ये प्लस में गतिज ऊर्जा है, यानी कुल जितनी ऊर्जा है प्लस में उतनी गतिज ऊर्जा है। तो एक नियम और बन गया, देखो यहाँ पे देखो एक नियम और बन गया, यहाँ लिख देता हूँ देखो इसको, ठीक। यानी कुल ऊर्जा बराबर माइनस गतिज ऊर्जा। लो एक बात और पक्की आ गई, ठीक। दो बातों का याद रखें। तो ये है रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु मॉडल और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, ठीक। अब यहाँ इसमें जो यहाँ बोर्ड पे मैंने लिख दिया, ठीक, यही फाइनल है। अगर परीक्षा में आता है इतना ही लिख दो, आप इतना लिख दो, तुम्हारा चेक करने वाला टीचर खुश हो जाएगा, ठीक। इतना सा लिख दो बस, पक्का कर लो। और बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ जो है 3 अंकों में आती है, पेपर में 3 अंक हैं इसके बोर्ड परीक्षाओं में, और 3 अंक पूरे निकालने का तरीका है कि सारी बातें लिख दी जाएं, सब कुछ लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये था इलेक्ट्रॉन की कक्षा रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक। अब इस पे मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है। देखो ऊर्जाएं यहाँ लिखी हुई हैं, कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये सब लिखी हुई हैं, ठीक। इसे हटा लेता हूँ, तुमसे सवाल पूछता हूँ मैं, सवाल करो जरा। चलिए सवाल लिखता हूँ। अब मैं उदाहरण लिखता हूँ, देखो एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल है ना, ये लो एग्जाम्पल 1, ठीक। यदि हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन लिख दिया, अंग्रेजी में अच्छा लगेगा तुम्हें, हिंदी वाले कभी कभी अंग्रेजी भी लिख लिया। हाइड्रोजन परमाणु में त्रिज्या r पर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E0 है, तो लिथियम, नाम लिख दूंगा, लो लिथियम परमाणु में 2r त्रिज्या पर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। पहला सवाल स्थितिज ऊर्जा, दूसरा सवाल और गतिज ऊर्जा, तीसरा सवाल क्या होगी। ठीक है, ये रहा सवाल, देखो, ठीक, कर लो, लगा लो, सारे फॉर्मूले तुम्हारे सामने हैं, लगा लो, ठीक है।
हो गया होगा ना। अब मैं कर दूं, अब मैं सॉल्व कर दूं इसको। चलो ये हुआ है कि नहीं हुआ ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी गया होगा नहीं भी हुआ होगा, कोई खास बात नहीं है, लेकिन इससे आगे वाले को जरूर करना पक्का, ठीक। चलिए लिखते हैं हल। देखो क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में त्रिज्या r पर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E0 है। लिख लेते हैं, कुल ऊर्जा होती है -ZE² अपॉन 8πε0r। ये कुल ऊर्जा है जिसको E0 बताया गया, यानी ये तुमको दिया है, ठीक। क्या Z बराबर 1, क्यों? हाइड्रोजन के लिए, H के लिए। जरा ध्यान देंगे, ये देखो ये पहली बात है, तो ये तो है मालूम है। तो कुल मिला के मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी, देखो 1 लिख दूँ इसको मैं, तो मेरे पास आएगा E² बटे 8πε0 r का मान मेरे पास -E0 आएगा, क्योंकि Z बराबर 1 रख दूंगा इसमें, तो ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। अब मैं इसी के हिसाब से सारी चीज़ें निकालूंगा, ठीक। अब क्या पूछा, लिथियम परमाणु में 2r त्रिज्या पर, अब मैं लिखूंगा लिथियम परमाणु में, ठीक। कितनी होगी ऊर्जा, देखते हैं। कुल ऊर्जा जिसे हम E कहते हैं, बताओ कितनी होगी। ये तो E0 दे रखा है, अलग चीज़ हो गई ना, ये तो दे रखा है आपको। अब लिथियम परमाणु की बात करें, कितनी होती है, ये होती है -ZE² बटे 8πε0, कितना r है। लिथियम परमाणु की त्रिज्या कितनी है, 2r, और हाइड्रोजन वाली कितनी थी, r। तो यहाँ क्या लगाऊंगा, 2r लगाऊंगा, ये देखो ये रहा, ठीक। अब देखो क्या बन रहा है, लिथियम के लिए Z कितना है, लिथियम के लिए Z है 3, लिथियम के लिए Z का मान 3 है। ये देखो ये परमाणु क्रमांक यहाँ लिख दिया मैंने, ये लो, यहाँ लगाओ इसको। तो कुल ऊर्जा कितनी होगी जरा देखें, 3E² माइनस में और 8πε0r, और एक साथ में आ गया नंबर 2, तो ये हो गया 3/2 E0। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है देखो ये वाली E² अपॉन 8πε0r, ठीक, ये माइनस में E0 है, तो पूरा का पूरा जो मामला है ये चीज़ आ रही है, ये वाली चीज़, तो ये कुल ऊर्जा E0, तो कितना बनेगा 3/2 E0, क्योंकि भाई ये देखो माइनस की वैल्यू है E0 और माइनस यहाँ आया भी है, तो कुल मिला के यहाँ से तुलना करके इसकी वैल्यू निकाल के इसमें लगा दूँ मैं अगर, तो आएगा 3/2 E0। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक 3 हो गया, त्रिज्या 2 गुना हो गई, तो ये लिथियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हो गई। पहला उत्तर ये हो गया, कुल ऊर्जा आ गई। कितने आ रही है कुल ऊर्जा, यहाँ नीचे लिखते चलेंगे उत्तर, यहाँ लिखते चलेंगे उत्तर। कितनी आ रही है कुल ऊर्जा, 3/2 E0 ये आ रही है। अब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की 2 गुनी होती है, चाहे देख लो, स्थितिज ऊर्जा 2 गुनी है गतिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा माइनस, तो इसका मतलब फिर से यहाँ देख लो, ये रही स्थितिज ऊर्जा और ये रही कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की आधी है कुल ऊर्जा, तो जो भी कुल ऊर्जा आई है उसका डबल कर दूँ तो क्या मिलेगी, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई, चलो इसे पकड़ लो, सीधा हिसाब लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, सीधा हिसाब लग जाएगा बिल्कुल, यहाँ से सीधा आंकड़े आ जाएंगे हमारे पास। तो कुल ऊर्जा की 2 गुना हो गई स्थितिज ऊर्जा, यानी हो गई 3 E0। ओके, अब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितनी होगी, जो कुल ऊर्जा है, जो कुल ऊर्जा है उसका माइनस कर दूं, अगर देखो कुल ऊर्जा का अगर माइनस कर दूं तो क्या आती है,
गतिज ऊर्जा। ठीक, तो ये माइनस इधर ले आता हूँ, मुझे क्या चाहिए, गतिज ऊर्जा। इस माइनस को इधर ले आऊँगा तो इधर क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा माइनस में कुल ऊर्जा, या कुल ऊर्जा माइनस में गतिज ऊर्जा। तो कुल मिलाकर कितनी है कुल ऊर्जा, 3/2 E0। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, -3/2 E0। ठीक, अब यहाँ ये सवाल खड़ा मत करना कि सर गतिज ऊर्जा माइनस में नहीं होती। गतिज ऊर्जा माइनस में नहीं होती, ये बात सही है, गतिज ऊर्जा माइनस में नहीं होती, लेकिन कुल ऊर्जा माइनस में होती है। अभी जो E0 है ये मान माइनस में है, ये मान ऋणात्मक है, तो ये मान कैसा होगा, धनात्मक। ये मान कैसा होगा, ऋणात्मक। ये मान कैसा होगा, ऋणात्मक। मान लीजिए मैंने क्या किया हुआ है, देखो यहाँ तुम, क्योंकि बच्चे यहाँ फंस जाते हैं इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। मान लीजिए E0 जो है ये है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है मान लीजिए E0। ये E0 का मान है, ये माइनस लगा हुआ है, देखो पहले ये माइनस है, ये देखो। ठीक, बड़ा माइनस लगा दिया लो मैंने, -13.6 हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये आप जानते हैं, ऊर्जा का एक मात्रक है इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर इसे जूल बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। ये चीज़ देखिए माइनस में है, मैंने इस पूरी की पूरी चीज़ को ये लिख दिया। लिख सकता है, क्या दिक्कत है इसमें। अब अगर इस चीज़ को यहाँ डालूँ और फिर यहाँ से यहाँ डालूँ, यहाँ से यहाँ डालूँ, यहाँ से यहाँ डालूँ, तो देखो ये कैसी आएगी, माइनस में। ये कैसा होगा इसकी ऊर्जा, माइनस में। और ये कैसा आएगा, प्लस में। तो ध्यान रहे मैंने मान जो दिया है वो इस तरीके से दिया है कि आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। प्रतियोगी परीक्षा में फंसा देते हैं, कह रहे जी गतिज ऊर्जा माइनस में आ रही है, ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं हम, और वहाँ बच्चे होते हैं माइनस में, तो यार आ ही नहीं सकती, माइनस में कहाँ जाएगी। जबकि ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है इस बात पर कि जो दे रखा है यही डालो फॉर्मूलों में, जो भी आएगा इसी से आएगा। हो सकता है इसके अंदर माइनस छिपा हो, जैसे मैंने कहा इसके अंदर देखो माइनस छिपा है, मान लो माइनस में दे दूँ इसको मैं, और कुल ऊर्जा माइनस में होती भी है। ठीक, कुल मिलाकर बात क्लियर हुई। अब दूसरे सवाल को ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल लिख रहा हूं अब। उदाहरण नंबर 2 लिख रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 है ना। चलिए हीलियम के परमाणु में R0 त्रिज्या पर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अब देखो गतिज ऊर्जा लिखूंगा मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 454 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। R0 त्रिज्या पर हीलियम के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी ये गतिज ऊर्जा है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब हाइड्रोजन H के परमाणु में तीन R0 त्रिज्या
की कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की चाल एवं परिक्रमण काल ज्ञात कीजिए। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम है तथा आवेश 1.6 गुणा 10⁻19 गुलाम है तो ठीक। अब कर लो, ठीक। बात सीधी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सवाल को देख के ऐसा लग रहा होगा सर पता नहीं क्या लिख दिया है तो आपने, चाल यार, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अंदर तो घुसना है ना यार, इसके अंदर घुसना है परमाणु के, मोटे मोटे फार्मूले करके और यूट्यूब पे चैनलों पे वाह लेके और बहुत सारे व्यू बना के मेरे को जाना नहीं है। मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है, पक्के करना है, ठीक। जब 12th पास कर जाओगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तब याद किया करो यार विक्रम सर से पढ़ा करते थे यार। बोला किसका चेला? बोला विक्रम सर का चेला ये खैर ये तो होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। चलिए करिए, अंदर तक घुसना है, कंसेप्ट को अंदर तक उधेड़ देना है पूरी तरह। चलिए करिए, देखिए क्या हो रहा है। अब देखो बात क्या हो रही है, ये कह रहे जी हीलियम परमाणु में R0 त्रिज्या पर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इतनी है। तो R0 त्रिज्या पर घूम रहे हैं गतिज ऊर्जा, यानी कुछ पता है, किसमें? हीलियम में पता है। तो अब हम देखते हैं गतिज ऊर्जा कितनी है। तो गतिज ऊर्जा कितनी है, ठीक है। तो हीलियम के लिए क्या लिख दें पहले? हीलियम के लिए ये लिख देंगे हल। अब हीलियम के लिए क्या करना है, यहाँ चलाएंगे, देखो हीलियम के लिए यहाँ चला देंगे, ठीक। और ये जो फॉर्मूले यहाँ लिखे हैं ना सारे, ये तुम्हारे याद हो गए होंगे, मिटा रहा हूँ मैंने। हाँ, बहुत फार्मूले को रट्टे मारते हो तुम लोग फार्मूलों के रट्टे बहुत मारते हो ना। लो मिटा दिया। अब बिना फार्मूले करना, देखो। बोला सर आपने एक तो सवाल मुश्किल दिया थोड़ा सा, एक आपने फॉर्मूले हटा लिए फॉर्मूले तो इस वीडियो में तुम पीछे जाके देख सकते हो फॉर्मूले जो है ना इस वीडियो में तुम पीछे जाके देख सकते हो। चीटिंग है लेकिन वो चीटिंग चलो हीलियम के लिए जो जो मालूम है उसे लिख देते हैं। हीलियम के लिए क्या मालूम है? R0 त्रिज्या पर गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या आया था बताओ? Ze² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये था R0 त्रिज्या, ये R0 त्रिज्या, ठीक। ये आ गया। ये कितना मालूम है तुम्हें बताओ, कितना मालूम है? ये है 54.4 और ध्यान रहे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। हीलियम के लिए Z कितना होता है? Z होता है 2, ठीक। यहाँ लगा लो, ठीक। तो कितना आ गया? 2, ये 2, 4, 8, तो कितना बच गया? 4 बच गया नीचे। देखो यहाँ 2 रखूँ, ऐसे काट दूंगा तो ये बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0, है ना। इसका मान आ गया 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मान तुम्हें मालूम है, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो तुम्हें ये चीज़ मालूम है जिसमें तुम्हें R0 के पदों में ही उत्तर देना है। R0 पाई वाई सब ये सब तुम्हें मालूम है, इनके पदों में उत्तर देना है तुम्हें। इन सब की चीज़ें की वैल्यू तुम्हें मालूम होती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तुम्हें मालूम होता है, ये मैंने दे दिया। आवेश भी तुम्हें मालूम होता है, ये मैंने दे दिया, ठीक। R0 के पदों में उत्तर चाहिए क्योंकि R0
ये दे रखा है, ये भी मान के चलिए कि ये दिया हुआ वैल्यू है, कोई वैल्यू होगी इसकी, एंगस्ट्रम में इसकी वैल्यू हो सकती है। त्रिज्या है, एंगस्ट्रम में तो नहीं होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हाँ त्रिज्या जो है एंगस्ट्रम में चली जाती है लगभग हाइड्रोजन के आसपास की, तो एंगस्ट्रम में होगी, एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 में आ जाएगी। मान लिया कि ये दे रखा है, सीधी सी बात ये है। चलिए अब आया हाइड्रोजन के लिए, H के लिए, ठीक, क्या कितनी गतिज ऊर्जा होगी H के लिए? गतिज ऊर्जा Ze² 8πε0 कितना R है, ये रहा देखो R, 3R0 है, ठीक। ये वैल्यू आएगी कितने, गतिज ऊर्जा लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ गतिज ऊर्जा, ठीक। ये भी देखो गतिज ऊर्जा, त्रिज्या कितनी है 3R0। हाइड्रोजन का कितना होता है Z, हाइड्रोजन का Z 1 होता है, लग गया, एक लग गया, शाबाश। अब ये चीज आ रही है, ये क्या है, हाइड्रोजन की गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के परमाणु की कक्षा में, 12वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में आ गए हैं। चलो इसको मन लग देते हैं, E² 8π, देखो 24 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें 4 है, ठीक। ये वैल्यू है मेरे पास, ये वैल्यू मेरे पास है, तो मैं टुकड़ों में तोड़ूंगा इसको। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 4πε0 R0 अलग करता हूँ और 6 को अलग कर देता हूँ, ये देखो ऐसे, क्योंकि कितना 8 क्या 24 हो जाएगा, तो मैंने 2 टुकड़े कर दिए, 4πε0 R0 अलग, 6 अलग कर दिया। अब मैं इसमें मान रखूँगा, E² का मान कितना 54/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखूँगा, है ना। देखो 54 और नीचे क्या है, पूरा का पूरा 54.4 के नीचे, 54.4 के नीचे क्या है 6, तो ये 6 रख दिया मैंने, ये लो, समझ रहे हो ना, ये 6 कहाँ से आया, है ना, यहाँ से आया। Z का मान क्या रखा 1, त्रिज्या कितनी है 3R0, ऐसे आ गया, क्योंकि ये मान मैंने निकाल लिया था, क्योंकि हीलियम में हमें ये दिया गया था। ओके, ये चीज़ क्या है, कह रहा जी यही है गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यही है। लेकिन खतरा है, खतरा ये है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा दिया गया। क्या बना दूँ इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बनाऊंगा जूल, देखो इसका जूल बनाऊंगा इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कि किससे गुणा करूंगा इसको, बताओ किससे गुणा करके लिखूंगा दोबारा इसे अच्छे से, 54.4 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 लिख दिया, ये बन गया जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जूल बना दिए। देखो ये देखो, तो कुल मिला के बात यहां तक रह गई बस, गतिज ऊर्जा ये रही। यहां से क्या निकालना है तुम्हें, चाल निकालनी है, चाल V का मान निकालना है। तो इससे इसे काटो पहले, 3, इसे 3 से काट दो, ये 3 से काटो क्या बनेगा, 3 × 3 3 × 8 24, जो भी बनेगा, ठीक, लिख दो V² 54.4 गुना 1.6 10⁻⁻16, नीचे आ जाएगा इसके 3, और नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये 2 तो कट गया भाई, ये 2 तो कट गया, ये 3 आ गया, लो ये रहा। नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो कितना है 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम में ये द्रव्यमान आ गया। अब यहाँ से ये स्क्वायर हटाना है बच्चों, तो क्या लगाओगे, इस पे वर्गमूल की टोप्पी उड़ा दोगे, इसको वर्गमूल की टोप्पी, ये रही वर्गमूल की टोप्पी, ठीक। किस में आएगी ये चाल, ये आएगी मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक, ये आ गई। अब तुम्हें इसी से परिक्रमण काल भी निकालना है, तो परिक्रमण काल तो निकल गई, इसको तुम हल करोगे भाई, देखो मैं इसे हल नहीं करूँगा कैलकुलेटर गुणा भाग सब लंबा हो जाएगा मामला, तुम इसे हल करना, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ परिक्रमण काल, परिक्रमण लिख दिया मैंने, है ना, परिक्रमण, हाँ ऐसे, परिक्रमण काल, इसे क्या कहते हैं, T। एक चक्कर में कितनी दूरी घूमेगा, 2π, कितना R0 है 3R0, बताओ
मान लो इस वृत्त पे घूमता है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 3r0 है। ठीक, तो पूरे एक चक्कर में कितनी दूर चलेगा, 2πr। 2πr होती है परिधि, तो r कितना है, 3r0। देखो ये हो जाएगी दूरी, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी दूरी। दूरी न रहे, चलो हो गई दूरी। अब इसके बाद ये दूरी हो गई, चाल यहां से निकालोगे, ये रही चाल। ठीक, चाल यहां से आएगी। ठीक, अब देखो क्या इसमें कहीं, इस v में कहीं r0 है तो नहीं, आया तो नहीं r0। अच्छा, जब इसमें r0 नहीं आया, यहाँ v में भी r0 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आएगा, यानी परिक्रमण काल में त्रिज्या आएगी। चाल में अगर कुल ऊर्जा मालूम है, अगर कुल ऊर्जा मालूम है, ठीक, तो चाल में त्रिज्या नहीं आएगी। बात को समझ रहे होंगे, लेकिन परिक्रमण काल में त्रिज्या आएगी। तो कितना हो गया ये परिक्रमण काल, खैर समझने को इशारा ही काफ़ी है बच्चों को, तो समझने को इशारा ही काफ़ी। ये आ गया, लो ये आ गया परिक्रमण काल। किस में आएगा, ये आएगा सेकंड में, सेकंड या। ठीक, तो क्या बात क्लियर हुई, पक्का करो जरा एक बार। भाई कुल ऊर्जा दी है और त्रिज्याओं के बारे में बता दिया है, और हम चाल निकालना चाहते हैं, तो कुल मिला के चाल निकल जाएगी ऊर्जा से, क्योंकि हाफ mv² होती है ऊर्जा। इसमें त्रिज्या वाली कोई बात नहीं, त्रिज्याओं से ऊर्जाओं का ज्ञान हो जाएगा, उन ऊर्जाओं से, गतिज ऊर्जाओं से चाल मिल जाएगी। लेकिन अगर परिक्रमण काल चाहते हैं तो चाल तो आ गई, तो उसमें त्रिज्या आएगी। देखो, यानी त्रिज्या की जानकारी होना जरूरी है। त्रिज्याओं की तुलना से, त्रिज्याओं की तुलना से गतिज ऊर्जा मिल जाती है। एक गतिज ऊर्जा बताई गई या कोई कुल ऊर्जा बताई गई, कोई भी एक ऊर्जा बताई गई, त्रिज्याओं की तुलना से दूसरी ऊर्जाएं प्राप्त हो जाती हैं, ये बात सीधी है। लेकिन परिक्रमण काल के लिए त्रिज्या के मान की आवश्यकता है। ठीक, तो देखिए बात पूरी हो गई। ठीक, अब ये हो गया तुम्हारा वो सवाल जिसने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अच्छी तरह तुम्हें समझा दिया है। ठीक, मिलेंगे अगली क्लास में और आगे चलेंगे अगले टॉपिक पर। ओके, बाय।